जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है द फंडामेंटल राइट्स, जिसको आर्टिकल 8 टू 28 तक डील किया गया है। सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स की हमें पता होना चाहिए कि जी है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है। देन हम फंडामेंटल राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में ग्रांटेड है हम उनको डिस्कस करेंगे। जी हमें एज अ पाकिस्तानी सिटीज़न ये जो लेक्चर होगा नॉट ओनली लास्ट स्टूडेंट बल्कि एवरी सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान के लिए इम्पोर्टेंट है कि जी उसे पता होना चाहिए कि जी मेरे क्या क्या आइनी हकूक़ हैं। सो देखते हैं कि जी व्हाट इज़ फंडामेंटल राइट। A right granted to the citizen of a state by constitution कि जी जो कॉन्स्टिट्यूशन आपको राइट्स ग्रांट करेगा, यानी कि एक मुल्क का जो एक आइन होगा जो हकूक आइन देगा उसको हम फंडामेंटल राइट्स का नाम देंगे। सो चलते हैं जो पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन में जो उन्होंने बताए गए हैं कौन कौन से राइट हैं। सबसे पहले आर्टिकल जो हमारे पास 8 आता है वो एज सच एक राइट नहीं है, वो एक ड्यूटी ऑफ स्टेट है, ठीक है। कि जी उन्होंने इस आर्टिकल में बताया कि जी लॉ इनकंसिस्टेंट विद और इन द डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू बी वॉइड। कि जी कोई भी पाकिस्तान में कोई भी लॉ जो पास होगा जो कि इन दी डेरोगेशन या सॉरी इन दी इनकंसिस्टेंट विद दीज फंडामेंटल राइट्स जो आर्टिकल 9 से 28 तक दिए गए हैं, उनके अगर कोई ख़िलाफ़ लॉ कोई स्टेट पास करेगी तो उसको वो जो लॉ होगा वो टोटली वॉइड होगा, ठीक है ना। कि यानी कि वो नल एंड वॉइड जिसे कल अदम कहते हैं वो होगा। पहले क्लास में उन्होंने कहा एनी लॉ और एनी कस्टम और यूजेज हैव the force of law in so far as it is inconsistent with the right confer under this chapter के जी जिस जो इस चैप्टर में राइट्स दिए गए हैं उसके खिलाफ जाके अगर कोई स्टेट यानी कि पाकिस्तान के मजलिस शुरा या कोई प्रोविंशियल असम्बली कोई लॉ पास करेगी तो वो इनकंसिस्टेंट अगर हुआ तो वो वॉइड करार दिया जाएगा। सेकंड क्लास में भी उन्होंने सेम यही बात की है कि जी अगर वो पास कर दिया जाता है, ठीक है, तो वो वॉइड करार दिया जाएगा। पहले ही मैं कहा है कि जी कोई स्टेट ऐसा लॉ पास नहीं करेगी, अगर करेगी तो वो वॉइड करार दिया जाएगा। बाकी उन्होंने नीचे बताया कि जी सेक्शन जो इसी आर्टिकल बोल रहे हैं आर्टिकल 8 सब आर्टिकल 3 में उन्होंने कहा जी द प्रोविजन ऑफ दिस आर्टिकल शैल नॉट अप्लाई। पहला उन्होंने प्रोविजन बता दी कि जी कि ये जो आर्टिकल की प्रोविजन है किन किन पे अप्लाई नहीं होगी। लाइक सबसे पहले उन्होंने कहा जी रिलेटिंग टू आर्म फोर्स, ठीक है। और दूसरा फॉर द पर्पस ऑफ द पब्लिक पीस के जी मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के जी आर्म फोर्स या किसी भी मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर को के हक के ख़िलाफ़ ये जो आर्टिकल होगा उस पर अप्लाई नहीं होगा। लाइक अगर देख लें अब ये आपका सबसे पहला राइट क्या है जी, राइट टू लिव, ठीक है, हक़ ज़िंदगी। अगर अब कोरोना था तो डॉक्टरों ने तो रात तक मेहनत की है, ठीक है, रात तक लोगों की जानें बचाई हैं, ठीक है, रात तक उनको रातों में तो राइट टू लिव सबके जी। अगर कोई बंदा 10 दिन तक ना सोए वो तो मर जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारे डॉक्टर्स को एक स्पेशल ऑर्डर के तहत उनको एम्पावर किया गया, उनको ड्यूटी बाउंड किया गया कि जी आपने पाकिस्तान में रहते हुए जो बंदा कोरोना का मरीज़ होगा उसको को जो तिब्बी इमदाद देनी है, ठीक है। अगर वो कहते जी राइट टू लिव तो फिर मेरे ख़्याल से यहाँ पर डेथ्स बहुत ज़्यादा हो जाती। तो उन्होंने इस आर्टिकल को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने कहा जी कि जहाँ पर पब्लिक ऑर्डर होगा ना वहाँ पर आर्टिकल सब 1 और 2 8 सब 1 और 2 अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। वहाँ पर गवर्नमेंट जो कहेगी वहाँ पर वो होगा। बट उन्होंने जो इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न है वो आर्टिकल 8 की सब आर्टिकल 5 में था कि राइट कन्फर अंडर दिस चैप्टर शैल नॉट बी सस्पेंड एक्सेप्ट एक्सप्रेसली प्रोवाइड। कि जी कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोवाइड किया गया ना प्रोसीजर, एक आगे जाके हम पढ़ेंगे एमरजेंसी का प्रोसीजर है, अगर उसको मद्देनज़र रखते हुए सिर्फ सस्पेंड किए जाएंगे, अदरवाइज़ ये जो आपके राइट्स प्रोवाइडेड हैं वो सस्पेंड नहीं किए जाएंगे। जो बंदा करेगा, ठीक है, या तो वो गिल्टी ऑफ हाई ट्रीजन होगा, आर्टिकल 6 वाली कहानी, या फिर आप फंडामेंटल रिट को लगा सकते हैं। तो पहले राइट की तरफ चलते हैं, आर्टिकल 9 की तरफ, सिक्योरिटी ऑफ अ पर्सन। अब जो आर्टिकल 9 है वो हमें दो राइट ग्रांट कर रहा है। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव ऑफ लाइफ और लिबर्टी सेव इन अकॉर्डेंस विद लॉ। कि जी हर बंदे का जो जी हक़ जान यानी कि ज़िंदगी और उसकी आज़ादी उसका हक़ है, बट एज़ प्रोवाइडेड अदरवाइज इन अकॉर्डेंस विद लॉ। कि जी थ्रो लॉ
उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। लाइक अगर हम कह देते हैं अब एक इंसान है, बेकसूर इंसान है, उसका तो हक़ ज़िंदगी है, कॉमन पर्सन है, लेकिन अगर एक बंदा कत्ल करके आता है कि जी हम कहेंगे इससे राइट ऑफ लाइफ नहीं छीना जाएगा, इसका राइट टू लिव है, फंडामेंटल, ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा जी अकॉर्डिंग एज प्रोवाइडेड अंडर अंडर द लॉ, इन अकॉर्डिंग्स विद लॉ, ठीक है ना। एक चीज़ यह है यहाँ पर वर्ड सब्जेक्ट टू लॉ, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन और सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, उन्होंने कहा है कि जी ठीक है ये आपका राइट तो होगा, उसका मतलब हमने ये इसी फंडामेंटल राइट्स में आगे जाके पढ़ेंगे सब्जेक्ट टू लॉ। सो पहले उन्होंने कहा जी जो आपका पहला हक़ है ज़िंदगी है, ठीक है, एवरी पर्सन हैज़ अ राइट, ठीक है, टू लाइफ एंड लिबर्टी सेव इन अकॉर्डेंस विद लॉ। नेक्स्ट आर्टिकल है सेफ गार्ड एज टू अरेस्ट एंड डिटेंशन, कि जी सेफ गार्ड एज अरेस्ट एंड डिटेंशन होगा। उन्होंने कहा है कि जी पहला जो आपका सब आर्टिकल 1 होगा, ठीक है, क्लॉज 1 में उन्होंने कहा है कि जी नो पर्सन हु हैज अरेस्टेड शेल बी डिटेन इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड एज मे बी ग्राउंड ऑन विच यू हैव अरेस्टेड, कि जी जो बंदे को भी अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन में वगैरह लाया जाएगा तो उसको पहले ग्राउंड्स बताई जाएंगी कि जी आपको फ़लाँ फ़लाँ मकसद के लिए अरेस्ट किया गया है, और उसको एक हक दिया जाएगा कि जी वो अपना वकील यानी कि लीगल प्रैक्टिशनर को हायर कर सकता है, ठीक है। सेकंड क्लॉज में उन्होंने कहा एवरी पर्सन हु इज़ अरेस्टेड एंड डिटेन कस्टडी शैल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर मजिस्ट्रेट विद इन अ पीरियड ऑफ 24 आवर एज अरेस्टेड, कि जी जो बंदा भी अरेस्ट कर लिया गया है, ठीक है, उसको विद इन 24 आवर आप मजिस्ट्रेट के सामने, जो भी पुलिस अथॉरिटी या जो भी अथॉरिटी अरेस्ट करेगी वो उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की ड्यूटी बाउंड है, ठीक है। लेकिन उन्होंने इसी आर्टिकल में एक प्रिवेंटिव डिटेंशन का उन्होंने कंसेप्ट दिया जो कि अरेस्ट से बिल्कुल ही मुख्तलिफ। अक्सर आपने सुना होगा जी एजेंसीज ने उठा लिया, ठीक है, तो वो प्रिवेंटिव डिटेंशन उसको कहा जाता है, वो एक अलग कंसेप्ट है, ठीक है जी, कि अगर कोई बंदा प्री जुडिशल टू पाकिस्तान है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रहा है, या कोई आगे इसी में बताया कि प्री जुडिशल है या पाकिस्तान की अजमत के ख़िलाफ़ काम कर रहा है, तो उसको अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जाएगा। बट जो अरेस्ट और डिटेंशन वाली प्रोविजन जो हम अभी पढ़ी है आर्टिकल सब आर्टिकल 1 और 2 में, ठीक है, वो उस पर प्रिवेंटिव डिटेंशन पे अप्लाई नहीं होगी। सो नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल 11 जो है वो हमें ये बताता है कि जी सॉरी इससे पहले एक अमेंडमेंट भी है राइट टू फेयर ट्रायल 10A, कि जी उन्होंने बताया कि जी एवरी सिटीज़न जो पाकिस्तान का है जी वो अगर सिविल या क्रिमिनल लिटिगेशन की तरफ जाना चाहता है तो उसके पास फेयर ट्रायल है, वो इनअलाइनेबल है, उसको किसी भी सूरत ख़त्म नहीं किया जा सकता कि वो जी कानूनी रास्ता अपना सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल 11 स्लेवरी फोर्स लेबर ETC प्रोहिबिटेड, कि जी ग़ुलामी या फोर्स लेबर है जो पाकिस्तान में प्रोहिबिटेड होगी। उन्होंने पहले क्लॉज में बताया कि जी अगर कोई पाकिस्तान में जो भी स्लेवरी नॉन एग्जिस्टेंस है या पाकिस्तान में कोई भी ऐसा लॉ पास नहीं होगा जो कि स्लेवरी को इंट्रोड्यूस करवाए, और उन्होंने कहा जी फोर्स लेबर का टोटली ख़ात्मा होगा, और चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 14 ईयर किसी भी मिल फैक्ट्री या माइन के साथ इंगेज नहीं हो सकता। बट उन्होंने प्रोवाइडेड में बताया कि जी एंड नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल बी डीम्ड टू इफेक्ट कंपल्सरी, कि जी अगर एक बंदा फॉर एग्जांपल के एक बंदा अरेस्ट किया गया है जी, उसका कोई जुर्म था, तो उसको अगर को फॉर पनिशमेंट ग्रांट कर दी गई जी विद हार्ड लेबर, तो उस पर ये आर्टिकल अप्लाई नहीं होगा। सो नेक्स्ट आर्टिकल 12 प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट। अच्छा जी एक रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है, एक प्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव होता है जी पिछली पास्ट डेट, लेकिन प्रोस्पेक्टिव जो होता है कि जी कमिंग जो फ्यूचर डेट होगी, ठीक है। उन्होंने इसमें बताया गया जी कि जी कोई भी बंदा ऐसी सज़ा नहीं भुगतेगा जो कि जब उसकी पहले अगर जब उसने जुर्म किया था तो तब उसकी सज़ा है ही नहीं थी, ठीक है, बाद में उसका लॉ पास हो गया तो ऐसे बंदे को इस तरह सज़ा नहीं दी जाएगी। यानी कि पहले आज उसने कोई ऐसा जुर्म किया जिसकी आज सज़ा नहीं है, कल को लॉ पास हो गया तो उस बंदे को प्रीवियसली कन्विक्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है, इसमें उन्होंने ये बताया। नेक्स्ट है जी उन्होंने आर्टिकल 13 प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल पनिशमेंट एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन, कि जी इसमें उन्होंने बताया कि जी एक बंदा एक ही ऑफेंस में 2 दफ़ा ट्राइड यानी कि एक दफ़ा 2 दफ़ा प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा, ठीक है, या 2 दफ़ा उसे पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। सेकंड उन्होंने बी में बताया कि जी कि कोई बंदा किसी बंदे को अपने ही खिलाफ मुजरिम बनने के लिए सेल्फ इनक्रिमिनेट नहीं किया जाएगा जी, कि दबाव नहीं डाला जाएगा कि जी आप अपने ही खिलाफ गवाही दे के मुजरिम बन जाओ, उसको टॉर्चर नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल है 14 इनवेलिबिलिटी
वॉयलेबिलिटी ऑफ डिग्निटी ऑफ मैन, के जी जो इंसान की अजमत होगी वो किसी तरह भी इनवॉयलेबिलिटी उसको वायलेट नहीं किया जाएगा। लेकिन वर्ड यहाँ पर उन्होंने वर्ड इसमें यूज़ किया है कि जी द डिग्निटी ऑफ मैन एंड सब्जेक्ट टू लॉ द प्राइवेसी ऑफ द होम शैल बी इनवॉलेबल, कि जी जो इंसान की डिग्निटी होगी ना, अजमत और प्राइवेसी ऑफ होम, ये दोनों इनवॉलेबल होंगे बट सब्जेक्ट टू लॉ। ठीक है, सब्जेक्ट टू लॉ मतलब कि जी जहाँ पर लॉ ने प्रोवाइड कर दिया उसको ओबे करना होगा, वहाँ पर फंडामेंटल राइट जो है ना, ठीक है आपका है, ठीक है, लेकिन जहाँ पर सब्जेक्ट टू लॉ वहाँ पर फिर वो लॉ मूव आउट करेगा। लाइक अगर एक बंदा है जी कन्विक्टेड है, ठीक है, उसने चोरी की है, तो अगर उसके घर में पुलिस रेड वगैरह छापा वगैरह मारने जाती है, तो क्या जी सब्जेक्ट टू लॉ है कि जी इसकी जो राइट टू प्राइवेसी है, हमने अंदर नहीं जाना, तो फिर इस तरह तो नहीं होगा। राइट टू प्राइवेसी के जी उसको अरेस्ट करना है, वहाँ पर ये आर्टिकल खामोश हो जाएगा, फिर उसको अरेस्ट करना होगा। बट वैसे अदर देन कि जी आपकी राइट टू प्राइवेसी जो होगी वो इनवॉयलेबिलिटी होगी। इसी में उन्होंने बताया कि जी नो पर्सन शैल बी सब्जेक्ट टू आर्टिकल 14 की जो क्लास 2 में बताया कि नो पर्सन शैल बी सब्जेक्ट टू टॉर्चर फॉर द पर्पस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एविडेंस, के जी किसी बंदे को टॉर्चर नहीं किया जाएगा जी कि किसी किस्म का एविडेंस प्रोवाइड करो। आर्टिकल आगे जी फ्रीडम स्टार्ट हो रहे हैं आर्टिकल 15 से, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ईटीसी। Every citizen shall have a right to remain in and subject to any reasonable restriction imposed by law। फिर बार बार के जी subject to reasonable restriction imposed by law, जब law आ जाएगा तो फिर law प्रिवेल करेगा, ठीक है ना, कोई भी रिस्ट्रिक्शन। इसकी एग्जांपल मैं अभी देता हूँ। उन्होंने कहा जी कि एवरी सिटीजन का राइट है कि जी वो पाकिस्तान में मूवमेंट कर सकता है, जा सकता है, आ सकता है पाकिस्तान में रहते हुए, लेकिन सब्जेक्ट टू लॉ। लाइक अगर फॉर एग्जांपल दफ़ा 144 CRPC एप्लीकेबल है कि जी आप किसी दूसरे शहर में जा नहीं सकते, लाहौर में नहीं जा सकते, सिंध में नहीं एंटर हो सकते, वहाँ पर दफ़ा 144 अप्लाई। तो वहाँ पर दफ़ा हम इस फंडामेंटल को अप्लाई, फंडामेंटल राइट को अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पर लॉ उन्होंने कहा जी सब्जेक्ट टू लॉ की बात की है। नेक्स्ट आर्टिकल है फ्रीडम ऑफ असेंबली। एवरी सिटीजन शैल हैव अ राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विद आउट आर्म्स सब्जेक्ट टू एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय लॉ। फिर वही बात उन्होंने कहा जी सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय लॉ। हर शहरी, हर पाकिस्तान हर शहरी के पास एक फंडामेंटल राइट है कि जी वो पीसफुली असेंबल हो सकता है बट विदाउट आर्म। विदाउट आर्म मीन विदाउट एनी वेपन। नेक्स्ट आर्टिकल है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। हर बंदा, हर सिटीजन के पास राइट है कि जी वो सब्जेक्ट टू एसोसिएट हो सकता है किसी पॉलिटिकल पार्टी का, बट पीसफुली, बट सब्जेक्ट टू लॉ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज बाय लॉ, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 18। ये आर्टिकल कहता है कि जी फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कि जी हर बंदे के पास हक है कि जी वो लॉफुली ट्रेड के साथ विद इन द स्फेयर ऑफ पाकिस्तान इंगेज किया जा सकता है, कि जी वो अपना कोई भी कारोबार बट लॉफुली स्टार्ट कर सकता है। उसमें उन्होंने लाइसेंसिंग सिस्टम का भी उन्होंने वर्ड यूज़ किया है, ठीक है, प्रोवाइडर में जाके। बट एक चीज़ याद रखें, जब लॉफुल वर्ड आ गया तो लाइसेंस वगैरह हर चीज़ उसी में आ जाएगी, बट फिर सब्जेक्ट टू दी लॉ एंड मोरालिटी को पहले रखते हुए बाकी बाद में, ठीक है। नेक्स्ट है जी आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच। हाँ जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट, फ्रीडम ऑफ स्पीच। अच्छा जी, फ्रीडम ऑफ के हर पाकिस्तानी, हर शहरी के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि जी वो अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सकता है। बट उन्होंने इसी आर्टिकल में कुछ रीजन इम्पोज की गई हैं कि जी रिस्ट्रिक्शन बाय लॉ इन द इंटरेस्ट ऑफ ग्लोरी ऑफ इस्लाम। ये नहीं कि आप अपने राइट्स को इंजॉय करते करते, फ्रीडम ऑफ स्पीच को करते करते अल्लाह माफ़ करे इस्लाम के ख़िलाफ़ कुछ कह दें, या पाकिस्तानी डिफेंस के ख़िलाफ़ कुछ कह दें, या ऐसी स्टेट जिनके साथ पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशन है उनके ख़िलाफ़ कुछ कह दें, तो फिर वो आपका राइट जुर्म बन जाएगा अगर ऐसे काम। ये 3 रिस्ट्रिक्शन उन्होंने इस आर्टिकल में बताई हैं, ठीक है, जहाँ पर लिखा है कि जी imposed by law in the interest of glory of Islam और the integrity, security और डिफेंस ऑफ पाकिस्तान। यहाँ से रिस्ट्रिक्शन है, बाकी आपके पास राइट ऑफ स्पीच है, आप फ्रीडम ऑफ स्पीच इंजॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल 19A राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, कि जी एवरी सिटीज़न के पास राइट है कि जी वो इंफॉर्मेशन किसी भी पब्लिक किस्म की हो ले सकता है। यानी कि एक थाने में गए हैं, ठीक है, वहाँ से कोई भी FIR जो उससे रिलेट करे या कोई भी डॉक्यूमेंट है वो ले सकता है, बट फिर भी सब्जेक्ट टू लॉ और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। कि लॉ ने जो रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की जाएंगी फिर वो लॉ वाली रिस्ट्रिक्शन चलेंगी, वो आपका राइट खामोश हो जाएगा वहाँ पर। नेक्स्ट आर्टिकल है 20 फ्रीडम टू प्रोफेस रिलीजन एंड मैनेज द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। 2 राइट्स उन्होंने कहा है कि जी
हर बंदे के पास हकूक़ है, बट सब पब्लिक ऑर्डर और पीस को मेंटेन रखते हुए हर बंदे शहरी के पास एक हक दे दिया गया कि जी वो अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकता है, प्रोफेस तबलीग कर सकता है, या उसकी जो प्रोपेगेट कर सकता है, लोगों को इंगेज कर सकता है, और मैनेजमेंट के लिए इंस्टीट्यूशन भी बना सकता है रिलीजन। नेक्स्ट आर्टिकल 21 सेफ गार्ड अगेंस्ट टैक्सेशन फॉर द पर्पस ऑफ एनी पर्टिकुलर। अच्छा जी, उन्होंने कहा कि जी रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि जी किसी एक रिलीजन से कोई फंड इकट्ठा करके, कोई टैक्स स्पेशल किस्म का इकट्ठा करके किसी दूसरे रिलीजन पे नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, ये एक रिस्ट्रिक्शन है। नेक्स्ट है जी सेफ गार्ड एज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन द रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन। अच्छा जी, सिंपल एक बात बता दें कि जी पाकिस्तान में कोई ऐसा तो नहीं है कि जी फ़लाँ इंस्टीट्यूशन मुस्लिम का है तो यहाँ पर कोई फ़लाँ नहीं पढ़ सकता। अक्सर देखा है मुस्लिम्स के जो अदारे हैं वहाँ पर क्रिश्चियंस भी एजुकेशन हासिल कर अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन क्या है जी उनके लिए सब्जेक्ट कुछ चेंजिंग है। सो ये आर्टिकल उसको प्रोटेक्ट कर रहा है कि जी जो उनको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाएगा कि आप यहाँ एडमिशन नहीं ले सकते, बट फिर भी सब्जेक्ट टू लॉ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाई लॉ। नेक्स्ट है जी, अब प्रॉपर्टी के बारे में राइट्स आ गए 23 एंड 24 के जी। क्या जी, प्रोविजन एज अ प्रॉपर्टी एवरी सिटीजन शैल हैव अ राइट टू एक्वायर होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी इन द एनी पार्ट ऑफ पाकिस्तान बट सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय लॉ। कि जी या तो कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दिया या लॉ ने, तो फिर आप वहाँ पर अपना राइट टू प्रॉपर्टी इंजॉय नहीं कर सकते। अगला नंबर प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट के जी एवरी पर्सन के बाद कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव ऑफ प्रॉपर्टी इन सेव इन अकॉर्डेंस विद लॉ। अच्छा जी, एक चीज़ याद रखें, सेव इन अकॉर्डेंस विद लॉ मसा एक हम एक्ट पढ़ते हैं जी, लैंड एक्विजिशन एक्ट। उसमें क्या है जी कि स्टेट को जब जब चाहिए होगा जी पब्लिक पर्पस के लिए, वो जी आपकी जो लैंड है प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकती है। अब वहाँ पर वो रिस्ट्रिक्शन आ गई कि जी सब्जेक्ट टू लॉ वाली बात आ गई कि जी जब जब स्टेट चाहेगी रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, बट अब प्रॉपर्टी राइट को एंजॉय करेंगे बट सब्जेक्ट टू लॉ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय लॉ। ये नहीं किसी की ज़मीन उठा के जी खुद पोजेस कर ली जी मेरा प्रॉपर्टी राइट है, ना ना ना, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय लॉ। नेक्स्ट है जी आर्टिकल 25 इक्वलिटी टू द सिटीजन। का जी जो हर शहरी होगा पाकिस्तान का वो इक्वली ट्रीट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द लॉ। किसी को किसी के ऊपर कोई फोकियत हासिल नहीं होगी। और इसी में उन्होंने कहा कि जी ये आर्टिकल जो होगा ना वो वुमेन राइट्स और चाइल्ड राइट्स पे कोई भी स्टेट अगर लॉ बनाना चाहे तो बना सकती है, उनको प्रोहिबिट नहीं कर सकता। नेक्स्ट है 25A राइट ऑफ एजुकेशन कि जी हर शहरी के पास राइट ऑफ एजुकेशन होगा और स्टेट शैल कंपल्सरी एजुकेशन फॉर द इन द एज ऑफ 5 ईयर टू 14 ईयर्स, सॉरी 17 ईयर्स तक जो है स्टेट उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट 26 में नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस। फिर बात कर रहा हूँ जी सब्जेक्ट टू लॉ, जो लॉ ने रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर दी उनको मद्देनज़र रखते हुए आपके पास किसी भी पब्लिक प्लेस पे जाने का हक है, आप जा सकते हैं। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन कैसी हो सकती है, जैसे मैंने दफ़ा 144 वाली एग्जांपल दी है कि जी अगर लॉ ने कह दी जी फ़लाँ जगह कोई बंदा एंटर नहीं होगा तो आप वहाँ पर अपना ये राइट इंजॉय नहीं कर सकते, बट उसको मद्देनज़र रखते हुए आप कर सकते हैं। ठीक है ना, कि जी अगर उन्होंने स्पेसिफिक टेन्योर के लिए अगर 144 लगाई है तो आप उसके बाद जब वो दफ़ा ख़त्म हो जाएगी तो फिर तो वहाँ जा ही सकते हैं। ठीक है ना, लाइक अगर एक पार्क है उसमें आपको कोई रोक नहीं सकता, आप इंजॉय कर सकते हैं, लॉफुली राइट को इंजॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी सेफ गार्ड अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन इन सर्विसेज। अगर कोई पाकिस्तान में कोई सर्विसेज हैं, ठीक है, कोई जॉब वगैरह है, उन पे किसी किस्म की कोई जेंडर डिस्क्रिप्शन नहीं होगी, कोई कास्ट नहीं होगा, कोई सेक्स मेल या कोई भी ऐसा ऐसा कोई रिलीजियस कोई भी किसी किस्म की फोकियत या डिस्क्रिमिनेशन किसी को कोई हासिल नहीं होगी। नेक्स्ट आ जाता है जी लास्ट आर्टिकल 28 प्रिजर्वेशन ऑफ लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड कल्चर्स। कि जी अगर कोई बंदा ऐसा है कि जो अपनी डिफरेंट यानी कि डिस्टिंक्ट कल्चर स्क्रिप्ट्स या लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करवाना चाहे तो वो करवा सकता है, स्टेट उसको सब्जेक्ट टू लॉ और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन को मद्देनज़र रखते हुए उसको प्रोटेक्ट करेगी। सो ये तो था जी हमारा आर्टिकल 8 से 28 तक फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर। अच्छा जी, हमने इसमें अब देखा है कि जी अगर इन दी केस अगर कोई इस राइट को वायलेट करता है, इन राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स को, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं। इसमें आपके पास दो रेमेडीज़ हैं। सॉरी, फर्स्ट रेमेडी, अगर
अगर तो वो जो राइट फंडामेंटल राइट्स जो ये दिए गए अभी हमने पढ़े हैं, अगर तो वो प्राइवेट पर्सन यानी कि प्राइवेटली अगर किसी का वायलेट हुआ है, प्राइवेटली यानी एक एक आधे शख्स का, तो वो 199 आर्टिकल रिट पिटीशन यानी कि हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है, ठीक है, रिट में जा सकता है इन आर्टिकल की इन्फोर्समेंट के लिए। लेकिन अगर पब्लिक एट लार्ज को हार्म किया तो फिर आप ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में जा सकते हैं ऑफ सुप्रीम कोर्ट की, जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर दी आर्टिकल 184 में, कि जी वहाँ पर क्लियरली लिखा है कि जी जहाँ पर फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन होगी वहाँ पर आप, बट पब्लिक एट लार्ज हार्म हो, लाइक इसका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि हमें पढ़ाया भी गया था, शैला ज़िया वर्सेस वापडा वाला केस आप रीड आउट कर लीजिएगा, आपको इस इन इन फंडामेंटल राइट्स की जो रेमिडीज़ है ना उनकी समझ आ जाएगी। दो रेमिडीज़ हैं कि जी अगर पब्लिक एट लार्ज को हार्म किया गया तो सुप्रीम कोर्ट यानी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट में आप रिट फाइल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर प्राइवेट पर्सन का राइट वायलेट हुआ है, प्राइवेटली एक दो बंदे, ठीक है, तो वो बंदे 199 हाई कोर्ट की रिट में जा सकते हैं। सो ये था हमारा फंडामेंटल राइट्स का कॉन्स्टिट्यूशन का एक चैप्टर, ठीक है, एक इंतहाई इंतहाई इम्पोर्टेंट ये लेक्चर था। सो इसमें से अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।